आज हम आपको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी देंगे। आज 17 नवंबर 2021 को वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में प्रीमेच्योर बर्थ्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 15 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं। उन सब में से नियरली 60% जो है अफ्रीका और साउथ एशिया रीजन में पैदा हो रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रीमेच्योर बर्थ्स हो रहे हैं। इसकी वजह से ये जो बीमारी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसका जो इंसिडेंस है ये भी बढ़ रहा है। आपको बताते हैं कि ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्या है। ये रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ये आँखों की पर्दे की बीमारी है जिसका टाइमली जांच और इलाज होना बहुत आवश्यक है। ये बीमारी उन बच्चों में होती है जो ज़्यादातर 34 हफ्ते से पहले या फिर उनका भार 2 किलो से कम हो, तो उनमें ये रिस्क इस बीमारी का बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त रिस्क फैक्टर्स जो इस बीमारी के हैं वो है इन्फेक्शन, जॉन्डिस, खून की कमी जिसे अनीमिया भी कहते हैं, और स्पेशली अगर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी हो, जो बच्चे बहुत सिक वेंटिलेटर पे बहुत देर रहे हों, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो, और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ के वजह से हो, और जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज जैसे ट्विंस या ट्रिपलेट्स में, उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जो बीमारी है ये पैदा होने पर ही आती नहीं है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती है। जनरली ये स्टेज 1 to 5 तक जाती है। स्टेज 1 में एक वाइट और थिन सी लाइन होती है, जो अब नॉर्मल खून की नाड़ियाँ बनती हैं वो एज अ वाइट लाइन दिखती हैं। कुछ हिस्सा जो है पर्दे का, उसमें खून की नाड़ियाँ प्रीमेच्योरिटी की वजह से बनी नहीं होती है, और कुछ हिस्सा वो होता है जिसमें खून की नाड़ियाँ नॉर्मली डेवलप हो गई हैं। जहाँ पर ये खून की नाड़ियाँ रुक जाती हैं वहीं पर आरओपी की बीमारी शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चा होगा, जाहिर है उतना ही ज़्यादा उसका पर्दा भी इमेच्योर होगा और उसकी खून की नाड़ियों की डेवलपमेंट भी प्रीमेच्योर होगी, यानी कि पूरी नहीं होगी। दैट इज़ वाई फिर ये स्टेजेस डेवलप होती है। स्टेज 1 के बाद में वही लाइन थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उसमें थोड़ी हाइट और वॉल्यूम आ जाती है, उसे रिज या स्टेज 2 कहते हैं। फिर उनकी एब्नॉर्मल वेसल्स पर्दे के ऊपर पहुंच जाती है, उसको स्टेज 3 कहते हैं। फिर पर्दा उखड़ने का स्टेज शुरू हो जाती है, जो अगर पहले सीमित हो या लोकलाइज्ड हो उसे स्टेज 4 कहते हैं, और स्टेज 5 है जबकि आँख का पूरा पर्दा ही डिटैच हो जाता है। इसीलिए हमें इस बीमारी को जल्दी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टेजेस 1, 2, 3 में अगर इसका इलाज हो जाए तो उसके रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हम अर्ली स्टेजेस को कैसे डिटेक्ट करें? आपको एज अ पेरेंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको बाहर से इसमें कुछ नहीं पता चलेगा जब तक एक ट्रेन्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की पुतली को डायलेट करके, पुतली फैलाकर, जो कि दवाइयों से की जाती है, प्रॉपरली फंडस को नहीं देखता तो ये डायग्नोसिस नहीं बन सकता है। इसीलिए इसकी जांच एक ट्रेन्ड आई स्पेशलिस्ट के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि ये जांच कब करवाई जाए। ये आरओपी स्क्रीनिंग की पहली जांच पैदा होने के 30 दिनों के अंदर अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। वही एक टाइम पीरियड है जब हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। इतने छोटे प्रीमेच्योर बच्चे के साथ उसकी आई एग्जामिनेशन के लिए कई बार पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि अभी तो चलो बच्चा बहुत छोटा है, सिक है, अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया है, क्या हम रुक के या कुछ महीने बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए तब उसकी जांच कराएं? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपके पीडियाट्रिशियन ने एक टाइमलाइन दी गई है कि इसके अंदर अंदर इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो ये बीमारी है एक स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है
और बाय दूसरे या तीसरे महीने में ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है। इसीलिए चाहे बच्चा जिस भी हालात में है, अगर वो किसी ट्रेन्ड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा सकता है तो उसको टाइमली चले जाना चाहिए। कभी कभी बच्चा बहुत सिक होता है, आईसीयू के अंदर होता है, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। उस सिचुएशन में आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पीडियाट्रिशियन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या जो भी आई स्पेशलिस्ट को है, आईसीयू के अंदर भी आके वेंटिलेटर के थ्रू भी आईज की एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उसका इलाज भी वेंटिलेटर के थ्रू पॉसिबल है। सो टाइमली ट्रीटमेंट और टाइमली डायग्नोसिस इस बीमारी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बीमारी पोटेंशियली ब्लाइंडिंग है, इसमें अंधेपन का भी रिस्क है और वो परमानेंट होता है। तो इसीलिए दोबारा से मैं इसी बात पे महत्व देना चाहती हूँ कि इसका टाइमली जांच ज़रूर करवाएं और वो पहली जांच 30 दिन के अंदर अंदर पैदा होने के बाद शुरू हो जानी चाहिए। सो अब हम बताते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। सो हमारे पास इसके जो इलाज के ऑप्शंस हैं, सबसे पहले लेज़र ट्रीटमेंट है, उसके बाद आजकल कुछ इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं और उसके बाद सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं और अर्ली सर्जरी के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो जो लेज़र होती है वो सबसे पहले लेज़र या इंजेक्शन का इसमें इलाज पॉसिबल है। उन खून की नाड़ियों को लेज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय या अब्लेट कर दिया जाता है। जो रेटिना है जो डेवलप नहीं हुआ, जो अबनॉर्मल वेसल्स या अबनॉर्मल जो खून की नाड़ियाँ हैं उनको बढ़ने के लिए सिग्नल जनरेट कर रहा है, उस पर्दे को हम लेज़र से लेज़र कर देते हैं ताकि वो सिग्नल जो हैं वो कम हो जाए और वो खून की नाड़ियाँ जो हैं वो बन रही हैं और बढ़ रही हैं वो रुक जाए। सो लेज़र फोटोकोएगुलेशन ज़्यादातर दोनों आइज़ का एक ही सिटिंग में होता है और बहुत सी जगह पे अवेलेबल भी है। इसके अलावा कुछ एक बीमारी होती है जो बहुत ही सीवियर होती है, जिसको अग्रेसिव फॉर्म से भी का भी नाम दिया गया है, अग्रेसिव रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी उसको कहा जाता है। उस बीमारी में जो खून की नाड़ियाँ होती हैं बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट होती है और इसमें क्लासिक वो स्टेजेस के थ्रू वो पास करती है, सीधे ही उसमें पर्दा उखड़ जाता है। उसमें कुछ कुछ सिचुएशंस में इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। जो इंजेक्शंस हैं वो कई बार एक या कई बार कुछ स्थितियों में एक से ज़्यादा, 1 या 2 भी लग सकते हैं और उसके बाद भी कई बार लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टेजेस 4 और 5 हैं उसमें ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल सर्जरी के फॉर्म में जो विट्रेक्टमी है उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं और स्टेज 4 के रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं उसमें। सो अर्ली सर्जरी भी अच्छे आउटकम्स लेके आती है। रह गई बात स्टेज 5 के भी, स्टेज 5 में भी सर्जरी की ऑप्शन अवेलेबल होती है। हालांकि हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि हम स्टेज 5 तक बच्चे की आँख की बीमारी को प्रोग्रेस नहीं होने दें, बिकॉज और सारी तरह की स्टेज 5 के सर्जिकल आउटकम्स उतने बेहतरीन नहीं हैं जितने कि अर्ली स्टेजेस के हैं। पहली बात तो ये है कि आफ्टर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी बात की है, बहुत सी आरोपी ऐसी होती है जो अपने आप भी रिग्रेस कर सकती है। काफ़ी सारी ऐसी ही है, मतलब 15 to 25% केसेस होंगे जिनको एक्चुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारे अगर होंगे वो माइल्ड होंगे और अपने आप भी उनमें रिग्रेशन हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल तरह से ये बच्चे बिहेव करते हैं, इनकी विजन भी नॉर्मल होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जिनको ट्रीटमेंट भी की जाती है उनमें भी विजन नियर नॉर्मल होती है। हाउएवर जिनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिनको सीवियर बीमारी नहीं होती है, उनमें भी लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज डाउन द लाइन ओवर द ईयर्स इनमें रिफ्रैक्टिव एरर्स बन सकते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो मायोपिया है और मायोपिया के लिए उनको फॉलोअप करना और उसका इलाज टाइमली विद ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स करना बहुत ज़रूरी होता है। मायोपिया के अलावा कई बार स्क्विंटिंग हो सकती है, कई बार कैटरैक्ट बन सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनका लॉन्ग टर्म फॉलोअप इन बच्चों का होना ज़रूरी होता है।